नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक हमने 8 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। यह आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली बेसिस पर हम 30 सबसे बेहतरीन जो करंट अफेयर्स के प्रश्न, जीके जीएस के प्रश्न और जीके जीएस के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डिस्कस किया करते हैं। ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को डेली बेसिस पर आप सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2023 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोटल 106 व्यक्तियों को जो है वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इन 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 जो है आपके पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 आपके पद्म भूषण दिए गए हैं और आपके 100 जो है आपके 91 जो है आपके पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 जो है पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने लिखी गई है। तो 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिनमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्म श्री पुरस्कार हैं। इनमें से अगर हम 6 पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेताओं की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, श्री बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया। इनका संबंध गुजरात राज्य से है। श्री उस्ताद जाकिर हुसैन को दिया गया, महाराष्ट्र से ये संबंधित है। श्री एस.एम. कृष्णा को दिया गया, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। इसके अलावा डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को दिया गया मरणोपरांत, इनका संबंध आपका पश्चिम बंगाल से है। श्रीनिवास वर्धन को दिया गया, इनका संबंध अमेरिका से है। इसके बाद श्री मुलायम सिंह यादव को दिया गया मरणोपरांत, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो ये 6 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। इनमें से 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। जिनको भी मरणोपरांत दिया गया उनका नाम आप याद रखिएगा, श्री बालकृष्ण दोषी हो गए, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हो गए और श्री मुलायम सिंह यादव हो गए। इन 3 लोगों को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कुंभ मेले को कब जोड़ा गया था, किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो कुंभ मेले को जो है 2017 में जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जोड़ा गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो आप देख सकते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और कौन कौन सी हैं देख लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में इसको ऐड किया गया था। रामलीला को 2008 में ऐड किया गया था। कुतियाट्टम संस्कृत थिएटर, इसको भी 2008 में ऐड किया गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे क्या हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं भारत के, जिनको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जोड़ा गया है। इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते। देखिए यहाँ पे योगा को भी 2016 में ऐड किया गया था, योगा को। इसके अलावा नवरोज को 2016 में ऐड किया गया था। कुंभ मेले को 2017 में ऐड किया गया था। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। ये सभी जो क्या है आपके भारत की अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत हैं, जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है।
तो आपको पता होगा जो सियाचिन है यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है तथा इस पर तैनात होने वाली सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पंजाब करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है, लेकिन महाराष्ट्र जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। लगातार भारत ने तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 विश्व कप जीता है, किसको हराकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांग्लादेश को फाइनल में हराकर भारत ने नेत्रहीनों का T20 विश्व कप 2022 अपने नाम कर लिया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तीसरा T20 विश्व कप था नेत्रहीनों का जिसको भारत ने अपने नाम किया है बांग्लादेश को फाइनल में हरा कर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टीम इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 120 रनों से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, किसको हराया है, तो बांग्लादेश को फाइनल में हराया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये किसको इस्तीफा देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, वहीं राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं ये उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 का आयोजन कहां पर किया गया। जैव विविधता पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है COP15 2022 में, इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो आप याद देखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वही प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई का जो दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, कीबीथू। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है, तो कीबीथू है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं हमारे सबसे चारों जो बिंदु हैं, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इनको भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है ये जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये है। ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार द्वीप में। इसके बाद भारत का सबसे वेस्टर्न बिंदु यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका कीबीथू हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें, मुख्य भूमि की मेन लैंड की अगर हम बात करें, तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी हो जाएगी, तमिलनाडु में जो है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा भारत की कौन सी है, तो कन्याकुमारी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगी। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने
कतर के लुसैल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 को लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो आप याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय बनी हैं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। आपको पता है कि जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है ये कतर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इस वर्ष का फीफा विश्व कप किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जो है 2022 का फीफा विश्व कप अपने नाम किया। किसको हराकर? तो फाइनल में फ्रांस को हराकर जो है अर्जेंटीना ने यह खिताब अपने नाम किया है 2022 के फीफा विश्व कप का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। वहीं अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा अगला वाला कहाँ पर होगा? तो ये 3 देशों में होगा, यूएसए में होगा, मैक्सिको में होगा और आपका कनाडा में होगा। तो इन 3 देशों में मिलाकर जो है अगला वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2026 वाला फीफा का। तो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में आयोजित किया जाएगा 2026 का अगला फीफा वर्ल्ड कप। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में इसका हेडक्वार्टर है और जियानी इन्फेंटिनो इसके जो है प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं फीफा के। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा फीफा के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय काल था 1974 से लेकर 1978 तक, यानी कि 4 वर्षों तक यह चली थी आपकी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें गरीबी निवारण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इसमें वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 इसमें ही प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। आपको पता होगा 1975 में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, तथा इस नेशनल इमरजेंसी को 1977 में समाप्त कर दिया गया था। और 1977 में इलेक्शन होते हैं जिसमें इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार की हार होती है और नई सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है जनता पार्टी की। जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनती है उसके द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत छोड़कर जाने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो भारत छोड़कर जाने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो आप याद रखिएगा पुर्तगाली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए भी थे और सबसे लास्ट में भारत को छोड़कर गए भी थे। इनके बारे में आप याद रखिएगा, सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत आए भी और सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में जो है भारत को छोड़कर ये गए भी पुर्तगाली। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ड्यूटेरियम में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसका परमाणु भार 2 तथा परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात ड्यूटेरियम के नाभिक में एक यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत पर आपको मिलेगी अनाईमुड़ी जो है चोटी।
तो अन्नामलाई पर्वत की जो अनाईमुड़ी चोटी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तत्व के समस्थानिकों में खाली स्थान नहीं होता है, इसमें से क्या चीज़ एक तत्व के समस्थानिकों में देखने को नहीं मिलता है? इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या, या समान भौतिक गुण, या समान रासायनिक गुण, या प्रोटॉन की समान संख्या। तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनमें समान भौतिक गुण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उनमें जो है समान भौतिक गुण नहीं पाया जाता एक तत्व के समस्थानिकों में, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ही तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन इसके भौतिक गुण अलग अलग यानी कि भिन्न होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है ये कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो आप याद रखिएगा देवप्रयाग में। कहाँ पर? तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, देवप्रयाग में राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का जो संगम है ये विष्णुप्रयाग में होता है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं आपका जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। वहीं देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जैन धर्म का जो दिलवाड़ा मंदिर है भारत के किस राज्य मतलब किस भाग में आपको मिलेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर? तो आप याद रखिएगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा माउंट आबू में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो माउंट आबू है आपको राजस्थान में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध का यहाँ पे वास्तविक नाम पूछा गया कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि गौतम बुद्ध का जो है वास्तविक नाम क्या था। आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम था महामाया। तो इनके माता पिता का भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था और माता का नाम था महामाया। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा जो है इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके बेटे का क्या नाम था? तो इनके बेटे का नाम था राहुल। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आपको पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के दौरान भारत के वायसराय कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के दौरान 2 वायसराय हुए। तो आपका गोलमेज सम्मेलन 1 और 2 जब हुआ था तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। जब गोलमेज सम्मेलन 1 और 2 हुआ था तो उस समय यहाँ पे पहला वाला जो था, पहला जो आपका गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यानी कि जो लॉर्ड वेलिंगटन था यह सेकेंड वाला गोलमेज सम्मेलन और जो आपका तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके दौरान वायसराय था। और इरविन जो था यह पहले वाले गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड इरविन जो था यह
पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय था और लॉर्ड वेलिंगटन जो था यह दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का जो रंग है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, गाजर का जो रंग होता है यह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, अलग करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? तो डायबिटीज़, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो भी व्यक्ति डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से पीड़ित होता है उस व्यक्ति को इंसुलिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है सबसे लंबी है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की, याद रखिएगा आप, गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। वहीं गोवा की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे छोटी तटरेखा है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। भारत में किस राज्य की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है, भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और सबसे छोटी हो जाएगी आपकी गोवा की। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरगाह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सूफी संत के मकबरे को जो है दरगाह कहा जाता है। ये प्रश्न आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया है। मुगल जो है किसके वंशज थे? मुगल जो है किसके वंशज थे, आपसे पूछा जा रहा है। मुगल किसके वंशज थे? राइट आंसर बताइए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुगल जो है ये वंशज थे चंगेज खां के, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो बाबर ने करी थी। बाबर के द्वारा जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करी गई थी 1526 ईस्वी में, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, 1526 में मुगल वंश की स्थापना करी गई थी बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसमें से भारत का जो है क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? तो इसमें से भारत का क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? तो कथकली है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है, लेकिन आपका जो है भांगड़ा यह क्लासिकल डांस नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भांगड़ा जो है यह आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। वहीं कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का ही एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्मा पूजा आपका पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पतझड़ ऋतु में जो है आपका कर्मा त्यौहार मनाया जाता है और इसी कर्मा त्यौहार के दौरान ही कर्मा नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा यह जो कर्मा नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका कर्मा नृत्य एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो जनजाति लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत सुमेलित
है, इसमें से कौन सा अम्ल स्रोत का युग्म जो है वो सही है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक या सिट्रिक कह लीजिए इसको आप, ये आपका नींबू में पाया जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है पहला वाला। लैक्टिक एसिड आपका सिरके में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। लैक्टिक एसिड आपका सिरके में नहीं पाया जाता बल्कि दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे। और फॉर्मिक एसिड आपका इमली में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो है आपका इमली में पाया जाता है, नहीं ये आपका गलत दिया गया है। इमली में जो है आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इमली में आपका जो इमली होती है ना, इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो दूसरा वाला भी आपका गलत है। वहीं एसिटिक अम्ल आपका चींटी के डंक में नहीं मिलता बल्कि एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है, सिरके में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला ही सुमेलित था, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पहला वाला आपका सुमेलित था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द को किस उपनिषद से लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते शब्द को किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कितने प्रतिनिधियों ने जो है कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कितने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो टोटल 72, आप याद रखिएगा, टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1885 में टोटल 72 प्रतिनिधियों के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है, तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए हम जानते हैं आचार्य विनोबा भावे को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आचार्य विनोबा भावे को हम भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जानते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 1951 में आपका यह भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, तो विनोबा भावे के द्वारा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा, आपके सीएचएसएल और एमटीएस की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।